दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे पता नहीं मैंने गलती से क्या बोला होगा क्या नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो भावुक थोड़ा हो ही जाता हूँ। शायद मैंने गलती से, मुझे याद आ रहा है क्योंकि जब मैंने मेथड का नाम लिखा दोबारा से तो शायद मैंने पीछे ज्योमेट्रिक मीन मेथड लिख दिया होगा। वो ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, ज्योमेट्रिक मेथड है सिर्फ, ठीक है। तो काट के वो मीन काट देना, दिमाग से उतार देना। एनीवेज, ज्योमेट्रिक मेथड में करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कर्व बनाना है डिमांड का ग्राफ बनाना है और इसको दो टुकड़ों में बांट देना है, एक निचला हिस्सा एक ऊपरी हिस्सा, मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ द कर्व, अपर सेगमेंट ऑफ द कर्व, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व। अब इसको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। आपके पास टोटल जो है वो mn है, ठीक है। mn इज माई डिमांड कर्व, जिसमें से हमारा pn जो है दैट इज लोअर सेगमेंट, और जो mp है दैट इज अपर सेगमेंट। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकालते हैं दैट इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज माय पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट इज माय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको आप डिमांड को जब कर्व को बनाते हैं, जब आप बुक्स में बनाएंगे, एग्जाम में बनाएंगे, तो आप क्या करना है, इसको ऐसे प्रॉपर्ली स्केल पेंसिल यूज करना। बोर्ड के ऊपर हम लोग टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं थोड़ा सा, पहले कभी चौक डस्टर होता था, आसान बनता था, आजकल ये स्किपेबल आता है, थोड़ा जल्दी से पूरा बनता नहीं है। 0 आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है आपका m, दूसरा आपका सेंटर पॉइंट है दैट इज p, लास्ट पॉइंट है आपका n। अब हमने कहा हमारे पास इलास्टिसिटी नॉर्मली 5 तरह की होती है, 5 तरह की हमारी इलास्टिसिटी होती है, जिसको आपको 5 पॉइंट से डिनोट करना है। तो आपने इसका मतलब क्या करना है, अब इसके बीच में भी आपको सेंटर में 2 रख लो, और 1 2, इन 2 पॉइंट को आप और पकड़ लो। इसके नाम जो बुक में ले रखे हैं मैं वही ले लेता हूं एज इट इज, A और B, ठीक है। तो आपका ये पूरा हिस्सा जो हमारे पास लोअर सेगमेंट क्या है, BN लोअर सेगमेंट है MB के लिए, PN लोअर सेगमेंट है MP के लिए, AN लोअर सेगमेंट है MA के लिए। मतलब जितना हिस्सा आपने लिया उसके ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, तो 2 आपको हिस्से पकड़ के चलने हैं। अब इसको हम जो डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो मिड पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। मतलब तुम अगर 100% गिरोगे तो मैं 100% बढ़ जाऊंगा, बस। अगर तुम 50% गिरोगे तो मैं 50% बढ़ जाऊंगा, अगर तुम 50% बढ़ोगे तो मैं 50% घट जाऊंगा। सेम इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने पीछे प्रोपोर्शनेट मेथड में किया, अगर वो आता है इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। अभी नाम पढ़ते हैं इसका, यूनिट इलास्टिक। हमने कहा सर n पे अगर है तो हम यहीं खड़े हो गए, तो इस पॉइंट पे ED इज इक्वल टू 0 कि बॉस कम वॉट, मुझे तो प्राइस क्वांटिटी जो भी लेनी है इसी प्राइस पे लेनी है, मैं तो घुलूंगा तक नहीं, मतलब जो भी मेरी प्राइस है बस इसी के ऊपर है, बस मैं नहीं हिलता। आई विल फ्लक्चुएट ऑन माई प्राइस बट नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तुम जितना मर्जी ऊपर कर लो नीचे कर लो, लेकिन प्राइस क्वांटिटी मेरी सेम रहेगी। इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू द y एक्सिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है m के अंदर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि बॉस प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी भले ही चेंज करते चले जाओ, क्वांटिटी जितनी मर्जी कर लो, प्राइस चेंज नहीं होगा। तुम प्राइस चेंज ही नहीं करोगे, हम क्वांटिटी चेंज करते रहेंगे, दैट इज बिकम हाईली इलास्टिक। या आपको चेंज, जहां क्वांटिटी चेंज नहीं होगी इन इलास्टिक, जहां क्वांटिटी चेंज हो सकती है इलास्टिक। ये याद रखना, इलास्टिक मतलब क्वांटिटी में चेंज। मैंने कहा सर आप 100% चेंज हुए, मैं थोड़ा सा ज्यादा हो जाऊं तो चलेगा क्या?
हाँ हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा हो जाओ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 एट दिस पॉइंट। आप देखोगे तो ए एन का जो हिस्सा है वो एम ए से छोटा है, तो मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब ई डी इज मोर देन 1, और यहाँ पे ई डी इज लेस देन 1, मतलब देखो ये हिस्सा छोटा है और बाकी हिस्सा बड़ा है। मतलब कैसे निकाला हमने कि हम क्वांटिटी फिक्स तो रखेंगे लेकिन थोड़ा चेंज करते रहेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा, मैं ज़्यादा नहीं घटूंगा, लेकिन कम ज़्यादा होता रहेगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं नाम के हिसाब से, मतलब अगर इसको आपको लिखना हो इस तरह से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 या कैसे लिखना है, इनके नाम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है आपको। ग्रेटर देन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन्फिनिटी इलास्टिक, इन इलास्टिक ऐसे बोलते हैं, इसके नाम बताता हूँ आपको बोले मैं। ओके, तो जब हम पहली बात करते हैं इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अब मैं यहां पे लिखता रहता हूं, लोअर सेगमेंट तो आपको याद रहेगा। पहले पॉइंट पे मैंने कहा एम पे क्या हिस्सा है, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हाईली इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्योंकि लोअर हिस्सा देखोगे तो क्या है एम एन, नीचे क्या है 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। दूसरा आता है हमारा पॉइंट ए पे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसको बोलते हैं इलास्टिक लेकिन उससे थोड़ा सा परफेक्टली, इसको नाम देते हैं हम एज इट इज नाम बताते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटी मतलब ए और एन का जो हिस्सा है वो एम ए से बड़ा है, तो मतलब ए एन डिवाइडेड बाय एम ए। आप खुद दिख रहा है कि ये हिस्सा हमारा बड़ा है, ये छोटा है, इसको इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर आता है हमारा पॉइंट पी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 हो गया, तो मतलब इसको बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक मतलब तुमने जितना चेंज किया उतना ही हमने किया अपोजिट डायरेक्शन में। तो पी एन इज इक्वल टू एम पी विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ऐसे करते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट बी, बी पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तुम 100 चेंज हुए लेकिन हम 60 ही होंगे, तुम 100 चेंज हुए हम 50 ही होंगे, तुम 100 चेंज हुए हम 70 ही होंगे, लेकिन 0 नहीं होंगे। अगर 0 हुए तो फिर इनइलास्टिक होता है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, यहां पे देखेंगे तो बी एन, तो बी एन अपॉन एम बी विच इज इक्वल टू लेस देन 1, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, हाँ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि तुम भी बढ़ रहे हो लेकिन हम थोड़ा कम घटेंगे, तुम तो घट रहे हो, हम थोड़ा कम बढ़ेंगे, तुम 100% घटो, हम 50% बढ़ेंगे, मतलब 100% हम चेंज नहीं लाएंगे। और लास्ट होता है हमारे पास पॉइंट एन, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं कुछ और, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो वो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया ना, n डिवाइडेड बाय एम एन, तो नथिंग इज देयर डिवाइडेड बाय एम एन, 0 इज 0, तो इलास्टिसिटी डिमांड इज 0। तुम जितना मर्जी बढ़ लो घट लो, हम तो वहीं के वहीं रहेंगे, हम ढीठ हैं। अब इन ढीठ को, इन पांचों को आपको ग्राफ पे दिखाना, तो कैसे दिखाओगे, 1 बाय 1 सारे ग्राफ बना रहा हूं, इसको प्लीज फोकस होकर देखते रहना ताकि आपकी क्लैरिटी दिमाग में बनी रहे, ठीक है। तो अब इनके ग्राफ कैसे बनाने हैं, आपको कर्व कैसे बनाने हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को कहाँ पे आती है, जब हम ग्राफ बनाना भूल जाते हैं, कैसे ग्राफ बनाते कैसे हैं, कर्व बनाते कैसे हैं, हमें दिमाग में बैठता नहीं है। हमने इंजेक्शन तो लगाया ऐसे करके बुक में से,
लेकिन जब दिमाग में डाला तो घुसा नहीं, है ना। रट्टे मार मार के थक गए, कुछ नहीं होता। देखो पहले हमने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, मतलब ये फिक्स रहेगा, इसका मतलब क्या है, प्राइस फिक्स। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, क्वांटिटी फिक्स। इन दोनों के बीच में कुछ भी अप डाउन होता रहेगा तो हमारे लिए इलास्टिक। बाकी यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इनइलास्टिक। मतलब कैसे है, पहले बात करते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने क्या करना है, छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने पकड़ना एक प्राइस, ये जीरो, ये क्वांटिटी। अब यही फिक्स है, क्वांटिटी तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये आपने ग्राफ सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच देना है। तो दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड। तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी प्राइस पे आप ये भी जितनी भी क्वांटिटी मांगोगे इस प्राइस पे ही मांगोगे, नो अदर गो। दिस इज माई इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी का अपोजिट भाई क्या होता है, इलास्टिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, मतलब जीरो। प्राइस यहां पर है, क्यू यहां पर है, क्यू फिक्स हो गया सर। मतलब प्राइस जितना मर्जी अप डाउन डाउन अप कर लो, क्वांटिटी विल रिमेन सेम पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब चाहे जितना मर्जी प्राइस कर लो आप अप डाउन डाउन अप, लेकिन क्वांटिटी विल रिमेन सेम। यहां पे जितना मर्जी कर लो, प्राइस विल रिमेन सेम। सर ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो आए हो पढ़ाने के लिए। एसेंशियल, ऐसे गुड्स जिसको आप कहते हो कि ऐसे गुड्स हैं जिसके अंदर जितना मर्जी रिक्वायरमेंट कर लो, प्राइस जितना मर्जी आप करो, प्राइस जितना मर्जी कम कर लो, हमारी डिमांड सेम रहेगी। जैसे सॉल्ट, शुगर, जितना मर्जी कर लो सर, प्राइस चाहे कम कर दो चाहे ज़्यादा, सॉल्ट तो चाहिए, मसाले तो चाहिए घर में खाना खाने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। एक शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, सर कुछ भी कर दो, प्राइस दाम ऊपर नीचे कर लो, बेचारे को एक बीपी की गोली खानी ही खानी है, एक शुगर की गोली खानी ही खानी है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना, आपको खाना ही पड़ेगा दोस्त। अब प्राइस जितना मर्जी ऊपर करो चाहे प्राइस जितना मर्जी नीचे, डेली की एक गोली खानी ही खानी है। तो क्या हो गया उसके लिए, क्वांटिटी इज फिक्स, जितनी चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए। दूसरे में प्राइस सर इतना ही है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया पेट्रोल। देखो एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बोलो पेट्रोल, यहाँ पे लिखो सॉल्ट। सरकार ने बोला भैया पेट्रोल का दाम 100 रुपये है, एग्जाम्पल, भगवान ना करे, लेकिन 100 रुपये का पेट्रोल है। अब आपको 5 लीटर डलवाना है तो भी 100 पे चलेगा, 1000 लीटर डलवाना है तो भी 100 का डलेगा, मतलब 100 रुपये पर लीटर ही चलेगा। मतलब प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं, हमने कहा कि सेकेंड पार्ट पे आओ, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। मतलब अगर आप 100 बढ़े तो मैं शायद 200 बढ़ जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाऊंगा। इसके लिए ग्राफ कैसे बनाना है, आपने ग्राफ बना के थोड़ा सा फ्लैटर बना देना, इसको फ्लैटर, मतलब स्ट्रेट नहीं, फ्लैटर। फ्लैटर कैसे बनेगा, देखो कि अगर मेरा प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ गई, तो ये जो गैप देखना है ना आपको, थोड़ा और फ्लैटर करते हैं, चलो इसको और मजा आएगा देख के। आपका मेन मुद्दा है यहाँ पे ग्राफ के अंदर ना, जो आपको करना है वो ये करना है कि जो चेंज इन प्राइस होगा ना ग्राफ के ऊपर, उससे ज्यादा आपको क्वांटिटी दिखानी है। तो चलो ऐसे करते हैं, हाँ। तो ये प्राइस, अब प्राइस कम होके यहाँ पे आ गया, तो अब आप देखोगे जब P से P1 हुआ, P0 हुआ, तो जो क्वांटिटी थी पहले मेरी, अब वो क्वांटिटी बढ़ के हो गई Q1। तो आप देखोगे ये जो हिस्सा है इसका और ये जो हिस्सा है ये, इसमें ये हिस्से की जो वॉल्यूम कह सकते हो या जिसको कहते हैं चेंज है, वो आपको ज़्यादा गैप दिख रहा होगा। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा दिख रहा होगा और ये गैप कम है। तो मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। हमने कहा लेस देन 1 में क्या होगा, लेस देन 1 में थोड़ा स्टीप कर देना अंदर की तरफ, हमने कहा ऐसे कर दो उसको। तो जब प्राइस चेंज हुआ, प्राइस तो ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी बहुत कम चेंज हुई। तो देखो प्राइस ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी कम चेंज हुई। क्वांटिटी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1।
हमने कहा सर इक्वल टू 1 का क्या होता है, वो नॉर्मल डिमांड कर्व, जहां पे सब हमने कहा बराबर होता है, तो हमने कहा ऐसे ले लो एक, दोनों का जो साइज होगा, दोनों का जो गैप होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा वो, दैट इज दिस पोर्शन जो है चेंज, डेल्टा चेंज वगैरह वो सेम होगा, तो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। पूरा लिखना जरूर प्लीज, अच्छे से स्केल पेंसिल यूज करके बनाना। द मोर ब्यूटिफुल यू मेक ऑल दीज ग्राफ्स एंड कर्व्स, मोर मार्क्स यू आर सपोज टू गेट बाय द टीचर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने टीचर को सताया तो आपको नहीं पता कि कौन सा टीचर आपको सताएगा, है ना। तो आज के लिए यहां तक रखें हम, ठीक है। एक छोटा सा एक कर्व रह गया, वो खत्म कराता हूं। हाइपरबोला, 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 चलो हाइपरबोला और कर लेते हैं। वो इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है, मैं आपको सिर्फ करा देता हूं ताकि वो आपको ये ना कि भूल गया मैं। ये डिमांड कर्व आपने देखा नहीं होगा पहले। दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला कर्व। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह पे इलास्टिसिटी डिमांड इज 1। मतलब हमने तो वैसे देखा था ना, अगर आप एक सिंपल स्ट्रेट अपने स्लोप डाउनवर्ड करते हैं तो हमारे पास 5 तरह की इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर हाइपरबोला बन गया, इसका मतलब ये वो वैसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पे, हर पॉइंट मतलब हर पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, छोटा 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 पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। तो इसको पढ़ने के लिए कैसे करते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड corresponding to all the points on the demand curve, ED is equal to 1 at all the points on this demand curve। क्योंकि आप कभी भी इसको कहीं से भी खींचोगे ना, तो जो गैप बनेगा ना आपका, देखो यहां पे चलो, तो जो गैप बनेगा इसके हर पॉइंट के ऊपर, वो इस तरह से बनेगा कि आपका क्वांटिटी और डिमांड का जो फर्क आ रहा होगा ना, वो हमेशा बराबर आ रहा होगा। अपनी बुक से आप देखोगे थोड़ा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ग्राफ ढंग से बनाने के लिए। हाइपरबोला याद रखना कि दिस इज हाइपरबोला कर्व। तो इसको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कभी भी मार्क्स में, छोटे छोटे मार्क्स में आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैपेंस टू बी इक्वल टू यूनिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला जैसे इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था हमने। By definition, hyperbola is a curve under which all rectangular areas are equal as shown in this figure. Like, तो जो हमारे पास ये है, तो एक तरह से हम इस तरह का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा स्केल यूज करके, कि जहां पे आपका जो डिफरेंस है ना, दोनों का बराबर से ही आ जाए एक तरह से। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होना चाहिए। अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है क्योंकि मैंने वो शायद ग्राफ ढंग से खींचा नहीं हुआ, ठीक है। So because each rectangular area shows total expenditure on the commodity, the obvious conclusion is the total expenditure on the commodity remains constant। क्योंकि मेरे पास जितनी औकात है मैं पूरा का पूरा पैसा खर्च करूंगा। इसमें एक assumptions होती है, एक बड़ी अच्छी assumption ये होती है, it is assumed that consumer will use his entire money and expenditure remains constant। तो जब आप इसका कर्व बनाने लगते हो तो वो इस तरह से बनना चाहिए आपका कर्व। कोशिश मैं दोबारा करके देखता हूं कि आप जब इसका कर्व बनाओगे तो इस तरह से बनना चाहिए कि आप इसके 2 पॉइंट पकड़ लो, एकदम टॉप के थोड़ा सा यहाँ पे और एक लास्ट के थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ लो। कुछ चांसेस हैं कि शायद ढंग से बन जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे जब बनाओगे आप, तो ये जो हिस्सा आपका जब बनना चाहिए ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा बराबर आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैं रफली कर रहा हूँ, स्केल यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़िए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। वो आपने जो आपने फैक्टर्स और डिमांड पढ़े वही आपके फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे, बस आपको कम ज्यादा के हिसाब से आपको चलना है।
तो इसको चैप्टर को ढंग से पढ़ो, कोई डाउट हो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक छूट गया हो कुछ तो आप लिख देना कि सर ये नहीं कराया, ये भी करा दो, तो मैं जितनी जल्दी होगा उसकी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। और जब लाइव क्लास होंगी उसमें आप सवाल जवाब करना, हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो अभी जाने से पहले फिर से सुपर थैंक्स दे दो चलो सुपर थैंक्स आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये बहुत ज़रूरी है। हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाओ जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट वो पैसे बचा सकता है, उन बचे हुए पैसे में छोटा सा मुझे सुपर थैंक्स कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टेक बाय बाय।